हे लर्नर्स, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जो भी प्रमोट हुए हैं क्लास 11 के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देयर इज समथिंग अबाउट मी। आई एम आयुषी कसेरा. I have completed my BCom Honors from University of Delhi and my B.Ed from Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. And currently I am pursuing M.Com from IGNOU. I have cleared both the levels of CTET and UPTET as well. अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स आपने 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, बट अब हम डिटेल में इसे पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें समझना ज़रूरी है कि तो साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ नॉट टू ओल्ड। जो साइंस है इकोनॉमिक्स का बहुत पुराना नहीं है। इसको ट्रेस किया जा सकता है 1776 के आसपास, जबकि पहली बार एडम स्मिथ ने अपनी बुक में इसका वर्णन किया है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो इनकी बुक का नाम था। तो देखिए, जो इकोनॉमिक्स टर्म है वो डेराइव किया गया है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर, ओइकोस एंड नेमीन। तो ओइकोस मीन्स है अ हाउस एंड नेमीन मीन्स टू मैनेज। मीन्स कि इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देखिए, बेसिकली क्या होता है इकोनॉमिक्स का हिंदी मीनिंग हम देखें तो अर्थशास्त्र। अर्थ मीन्स पैसा और शास्त्र मीन्स उसका वर्णन, मतलब कि पैसों के बारे में, जो भी पैसों से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है उसकी भी यहाँ हम बात कर रहे हैं। बेसिकली आप लाइफ में देखेंगे, आपके घर में ही देखेंगे, आप तो आपकी मम्मा भी सब बजट मैनेज करके चलती हैं। आपको भी पॉकेट मनी मिलती होगी तो आप उसको थोड़ा मैनेज करके चलते होंगे ना, कि मुझे यहाँ इतना खर्च करना है। तो ये इकोनॉमिक्स है। ये कोई छोटे लेवल की बात, हम इसको पढ़ेंगे थोड़े बड़े लेवल पर। तो देखते हैं हम डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या हैं? बहुत अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी, और जब अलग अलग लोग अपने अलग अलग ओपिनियन देते हैं, कोई भी डेफिनेशन देते हैं, तो मिसकंसेप्शंस और डिस्प्यूट तो ऑब्वियसली क्रिएट होने ही हैं। तो इसमें भी डिस्प्यूट्स और मिसकंसेप्शंस क्रिएट हुए, और वो अलग अलग डेफिनेशंस क्या हैं? वो हैं 4 डेफिनेशंस हैं फेमस जो हैं। तो फर्स्ट है वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ, सेकंड है वेलफेयर डेफिनेशन बाय एल्फ्रेड मार्शल, थर्ड है स्कार्सिटी डेफिनेशन बाय लॉयनल रॉबिन्स, एंड फोर्थ इज ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बाय सैमुअलसन। तो हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन। वेल्थ डेफिनेशन जो दी थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को देखिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इनकी डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। मीन्स ये इकोनॉमिक्स को वेल्थ का साइंस बोल रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, इन्होंने वेल्थ को उस धन संपत्ति से रिलेट बिल्कुल नहीं किया है। यहाँ पर इन्होंने वेल्थ का अलग मीनिंग दिया है, विच मीन्स वेल्थ एज दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे उसको इन्होंने यहाँ जस्टिफाई किया है। अब ह्यूमन वांट्स के लिए क्या है वेल्थ? अब जब वेल्थ की बात आती है, मीन्स कि उसकी इनकम से ही रिलेट कर रहे हैं शायद, तो जब बात आती है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि कहाँ से हम उसे कमाएं और कहाँ उसे लगाएं। तो इसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा सा बताया। अब देखिए, सेकंड वेलफेयर डेफिनेशन है जो कि अल्फ्रेड मार्शल, जो कि फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने दी है। अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। इन्होंने बात की है वेलफेयर की। उन्होंने वेल्थ ना लेकर वेलफेयर को लिया है यहाँ पर, और इनकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। ये क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मैन है, स्टडी ऑफ मैन बता रहे हैं ये इकोनॉमिक्स को, और इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ जनरल लाइफ में। और ये इसकी भी बात कर रहे हैं कि कैसे वो उस इनकम को लेता है और कैसे उसे यूज़ करता है। इट मीन्स कि ये बात कर रहे हैं ही फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द स्टडी ऑफ मैन। इन्होंने वेल्थ के अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली क्या बात की है? मैन की, मीन्स जनरल पब्लिक की, कि उसकी टेंडेंसी क्या है, कैसे वो अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए इनकम कमाता है, कैसे उसे यूज़ करता है। इन्होंने फोकस किया है मटेरियल वेलफेयर पर। मीन्स मटेरियल वेलफेयर का मतलब यहाँ जो है इनकम से है, और वो चीज़ें जो कि उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करें उनसे है। मटेरियल वेलफेयर का मतलब ये नहीं है कि धन संपत्ति इस तरह से, लेकिन जो उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करने वाली गुड्स एंड सर्विस। थर्ड डेफिनेशन है स्केयरसिटी डेफिनेशन, जो कि दी है प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स ने, जो कि इकोनॉमिक्स को बता रहे हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक्स को ये वो साइंस बता रहे हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को की स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप, किसके जो उसकी एंड्स मीन्स उसकी जो वांट्स हैं, और उसकी जो स्केयर मीन्स मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, उनकी स्टडी की बात कर रहे हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है
है विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। और देखिए अब थोड़ा सा हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। द एंड्स हेयर स्टैंड फॉर द अनलिमिटेड वॉन्ट्स। जो एंड्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती हैं। एंड द डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो डेफिनेशन है उनकी वो 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है। और वो 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अनलिमिटेड वॉन्ट्स, जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। स्केयर रिसोर्सेज, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, मीन्स कि कोई भी आप रिसोर्स ले लीजिए, आज के टाइम में पेट्रोल ले लीजिए, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं बट बॉन्ड्स अनलिमिटेड हैं। हमारी एक बॉन्ड पूरी होगी, हमारी दूसरी बॉन्ड तुरंत राइज हो जाएगी, बट रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है ना। कोई इंसान एक महीने में जो पैसा कमाता है वो चाहे तो कितनी भी जगह लगा दे, लेकिन पैसा तो उसके पास लिमिटेड है। बॉन्ड तो उसकी अनलिमिटेड है लेकिन पैसा तो लिमिटेड है ना। और देखिए अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं वो अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो मैं आपको इसके लिए एग्जांपल दी थी कि आपको पैसा मिला, 50 रुपये मिले आपको पेट भरने के लिए, सपोज़ कीजिए मान लीजिए 100 रुपये मिले। अब आपको जो है पेट भी भरना है उसमें, लेकिन आपका मन चल रहा है कि आपको बर्गर खाना है, ठीक है। तो अब ये सोचिए कि आपको भूख लगी है बहुत तेज़ और आपको बर्गर खाना है। अब बर्गर कोई भी आप लेंगी तो 40 रुपये से कम का कोई बर्गर नहीं आएगा। तो अब आपको इसमें जो तालमेल बैठाना है कि आपको क्या खाना है और कैसे आपका पेट भी भर जाए और आपकी वांट भी सेटिस्फाई हो जाए। तो आपको ऐसे रिसोर्सेज ढूंढने हैं कि जिससे आपका पेट भी भर जाए और आपका जो इच्छा है वो भी शांत हो जाए। तो यही है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, रिसोर्सेज स्केयर हैं और अल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज की। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में यही बात की है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री एंड एट ऑल टाइम। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हर जगह पाई जाती हैं, हर देश में और हर इकोनॉमी में। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो कि दी है प्रोफेसर सैमुअलसन ने, जो कि बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and groups of society। देखिए इनकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी मिलती हुई है किससे, जो हमने ये पढ़ी थी स्केयरसिटी डेफिनेशन, जो की थी प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स की। तो देखिए इन्होंने लेकिन थोड़ा सा और उसमें ऐड ऑन किया है, जो ये बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी करता है मैन और सोसाइटी की, जो चूज़ करते हैं इस पैसे को यूज़ करते हुए भी और बिना यूज़ करते हुए भी ऐसे रिसोर्सेज को, प्रोडक्टिव स्केयर रिसोर्सेज को ऐसे जगह यूज़ करें कि जो है उनकी अभी की इच्छाएं तो पूरी हो ही जाएं। मीन्स कि वेरियस कमोडिटीज़ ऐसे प्रोड्यूस करें कि अभी तो उनकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो ही जाएं और आगे के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो बचाकर चल सकें। इस वजह से इनकी डेफिनेशन को बोला गया ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, क्योंकि इन्होंने बात की है फ्यूचर ग्रोथ की। तो इस वजह से इनकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी मानी गई और ये मॉडिफाइड वर्जन है स्केयरसिटी डेफिनेशन का। तो इस वजह से इसको काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने सराहा, इसको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये थी हमारी 4 डेफिनेशन। अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। अब इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल ह्यूमन बीइंग एंगेज इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हर जो भी इंडिविजुअल है वो सभी कुछ एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे। तो यहाँ पर उन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ की बात की गई है। तो वो एक्टिविटीज़ 2 बेसिक कैटेगरीज में डिफाइन की गई हैं। एक तो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होंगी जो कि अंडरटेकन टू अर्न लिविंग आर टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ लिविंग मतलब कि पैसा कमाने के उद्देश्य से जो की गई हैं वो ही एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। देखिए यहाँ पर कि कोई जैसे कि एक वर्कर जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। तो देखिए इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि मोटिव को देखा जाएगा यहाँ पर कि वो किस मोटिव से कर रहा है। अब कोई एनजीओ है वो डॉक्टर से किसी का ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो मानो कोई भी डॉक्टर है वो अपनी मर्जी से किसी को ट्रीट कर रहा है, वो पैसे की लेने की इच्छा से नहीं कर रहा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगी। कोई टीचर किसी बच्चे को पढ़ा रहा है लेकिन वो
कोई सेवा के लिए कर रहा है या फिर कोई अपनी इच्छा से कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं आएंगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने देख लिया कि जो पैसे कमाने की उद्देश्य से किए गए हों वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो 3 प्रोसेसेस होती हैं उसमें, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट फ्री। वो फ्री नहीं होंगी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन्हें हम थोड़ा सा समझते हैं। Consumption is the economic activity which is concerned with the use of goods and services for the satisfaction of human wants and needs. Means कि economic activities जो भी concern है goods and services के use के लिए मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करने के लिए जो की गई हैं वो एक्टिविटीज़ कंजम्पशन में आएंगी फॉर द ह्यूमन वांट्स और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि ईटिंग, ब्रेड, ड्रिंकिंग। ये तो आपको पता ही है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को उसके लिए जो की गई हैं वो कंजम्पशन एक्टिविटी में आएंगी। अब देखिए प्रोडक्शन मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ की गई हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के मोटिव से, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। और प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? इनकम जनरेट करने के लिए, गुड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यही याद आती हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से होंगी। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन होगा, और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो कि है विच इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हाउ इनकम जनरेट एंड हाउ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे इनकम जनरेट होती है और कैसे उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मीन्स कि पैसा जनरेट हुआ, अब जब पैसा जनरेट हुआ तो लैंड, लेबर, कैपिटल, लेबर को भी देना पड़ेगा, लैंड का रेंट भी देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इस एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं। अब हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं, थोड़ा सा देखते हैं। एक्टिविटीज़ विच आर नॉट कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ मनी एंड वेल्थ आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ जो कि मनी क्रिएशन और या फिर वेल्थ क्रिएशन के पर्पज़ से नहीं की गई हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि टीचर टीचिंग हिज ओन सन, कोई टीचर अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगी। कोई हाउसवाइफ अपने ही घर में खाना बना रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉन मॉनेटरी रिवार्ड और बेनिफिट। किसी भी नॉन एक्टिविटी में कोई मोटिव नहीं होता पैसा कमाने का, वही होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दे आर इंस्पायर्ड बाय सेंटिमेंटल रीजंस और आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट एक्सेट्रा। कि जो कि किसी कोई भी सेंटिमेंट्स की वजह से की गई हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं, एनी काइंड ऑफ चैरिटेबल वर्क, सोशल एक्टिविटीज़ लाइक अटेंडिंग पार्टीज, रिलीजियस एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग कार्ड, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन है जो कि गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के पर्पज़ से, तो वो कंज्यूमर हो गया। प्रोड्यूसर वो इंसान होता है जो कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है इनकम जनरेशन के पर्पज़ से, जैसे कि फार्मर है, कोई मैन्युफैक्चरर है। देखिए सर्विस होल्डर वो इंसान है जो कि कोई काम कर रहा है किसी के लिए, मतलब पैसे मिल रहे हैं उसे और किसी और पर्सन के लिए काम कर रहा है, वेजेस या सैलरीज की फॉर्म में उसे कोई पैसा मिल रहा है। सर्विस प्रोवाइडर वो पर्सन है जो कि किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसी को पेमेंट कर रहा है, जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, इनके अंडर में कोई काम कर रहे हैं। या फिर कोई भी हो सकता है कि कोई मानिए कोई स्कूल चला रहा है तो कोई प्रिंसिपल है वहाँ का, वो उसी प्रिंसिपल का स्कूल है तो वो अपने स्टाफ को सैलरी देंगे, या कोई कंपनी है तो वहाँ का जो डायरेक्टर है वो वहाँ के स्टाफ को पैसे देंगे, तो वो सर्विस प्रोवाइडर होता है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी का रिप्लाई करने की। थैंक यू।